Now we will see precautions to prevent spontaneity underground. प्लानिंग कंसिडरेशन हम एक वीडियो में देख लिए हैं। अभी हम देख रहे हैं स्टेप्स टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग। अब जब हम काम करने लगे हैं, प्लानिंग में तो काम करने के पहले करते हैं जो भी स्टेप्स लेना है। अभी हम जो स्टेप्स ले रहे हैं, हम जब काम करेंगे माइंस में तब क्या क्या काम कीजिएगा वो देखना है। ऐसे काम करना है जिससे कि स्पॉन्टेनिटी होने की संभावना को हम खत्म कर सके। ठीक है, पहली बात बता देंगे, फॉलन कोल में होता है तो फॉलन कोल नहीं रहना चाहिए, है तो उसको रिमूव कर देना है। रिमूव नहीं कर सके तो उसको सील कर देना। सील करने के दो तरीके हैं। यदि कोई स्टोइंग माइंस है तो वहां ले जाके स्टोइंग कर दीजिए, खत्म हो गया। चारों तरफ से उसको आपका जो बैरिकेड होता है, टटा का बैरिकेड वो बना करके उसको स्टोविंग कर दीजिए, खत्म हो गया। सील ना हो गया। सील हो गया मतलब क्या करना है, उसको एयर के कांटेक्ट में आने से बचा देना है। या केबिंग सिस्टम होता है वहां तो स्टोविंग होगा नहीं, तो क्या करेंगे, आइसोलेशन सिस्टम बना के उसको सील कर दीजिए। देखिए, उसके अलावा हम बताए थे कि स्पॉन्टेनिटी में क्या होता है, सीओ प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, हीट इवॉल्व होता है और वाटर वेपर इवॉल्व होता है। जब हम आप लोग को इसके वो बताएंगे क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग को डिटेक्शन के मेथड, उसमें ये वाटर वेपर का बड़ा महत्व है। उससे फेंट हैज बन जाता है। ठीक है, वो देखेंगे बाद में, तो वो सबको यहां लिखेंगे ना। उसके अलावा सीओ पैदा होता है, तो सीओ पैदा होता है तो सीओ को जांचने का कोई उपाय हमारे पास रहना चाहिए। कब जांचेंगे, कब जांचेंगे, क्या चीज से जांचेंगे, कौन सा एनालिसिस करेंगे, वही सब यहां लिखा है। कोई अलग बात यहां लिखा है। देखिए, ग्राम से रेशो आपको डिटरमाइन करना है, परसेंटेज ऑफ सीओ आपको डिटरमाइन करना है। इसको हम बताएंगे कितने दिन में करना है, इसको कितने दिन में करना है। आइडल डे इंस्पेक्शन क्या होता है, आइडल डे इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, फायर रिस्क को पता करने के लिए। सिर्फ आइडल डे इंस्पेक्शन नहीं, रेगुलर एंड आइडल डे दोनों टाइप का आपको करना है ताकि फायर रिस्क को आप पता कर सके। कोल शुड नॉट बी स्टेक्ड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में कोयला जमा नहीं रहने देना है। फॉलन कोल वाला जो बात है इसमें देखेंगे। अनयूज्ड वर्किंग को क्या करना है, पहले हम उसमें डिप्लॉइंग नहीं कर रहे, डेवलपमेंट करके छोड़ दिया है, तो उसमें क्या करना है वो यहां देखेंगे। अनयूज्ड वर्किंग में फायर स्टॉपिंग्स या आइसोलेशन स्टॉपिंग्स या फायर डैम्स, ये एक ही बात है, इसलिए इतना जगह छोड़ा बता। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन हम ड्यूरिंग डिप्लॉइंग क्या लेंगे कि हमारा स्पॉन्टेनिटी ना हो। एयर एंट्रिंग इनटू पैनल शुड बी सील्ड। अब डिप्लॉइंग कर रहे हैं तो सरफेस में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेन प्रोड्यूस होने से सब्सिडेंस क्रैक्स इस टाइप की चीजें होती है, उसको क्या करना है सरफेस पे, माइंड में नहीं, सरफेस पे उसको सील कर देना है। कैसे, बाय डोजरिंग। जो आप 2010 में कोल्डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था ACCL में, तो वो किसके चलते था, सरफेस से एयर जा रहा था, गोड आउट पैनल में हुआ था। जिस पैनल में डिप्लरिंग ऑलरेडी हो गया था उसको सील कर दिया चारों तरफ से, उस पैनल में हुआ था। लेकिन ऊपर से क्या जा रहा था, हवा जा रहा था अंदर। ठीक है, हवा जा रहा था तो क्या होगा, जो गोप में कोयला छूटा होगा उस गोप के कोल का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, पहले वहां गैस एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था, तो फायर हो गया, स्पॉन्टेनिटी हो गया। स्पॉन्टेनिटी होने से गोड आउट पैनल में, जो पैनल का डिप्लरिंग कर चुके हैं उसको गोड आउट पैनल बोलते हैं, गोड आउट पैनल में फायर हो गया। और जब फायर हुआ तो हम आप लोगों को एक दिन डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहीं बता रहे थे। डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जब कोल 400 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक टेम्परेचर पर जलता है तो कोल के अंदर जो मीथेन है, मीथेन गैस लिबरेट होती है। तो अब वहां पर क्या पैदा हो गया, और मीथेन भी पैदा हो गया, CH4, जिसको हम फायर डैम बोलते हैं, इनफ्लेमेबल गैस बोलते हैं। तो आग भी था और जलने वाला, एक्सप्लोजन होने वाला गैस भी वहां पर था। ठीक है, और वहां पे
जब कोयला और जलते गया और सील्ड पैनल था, तो सील्ड पैनल के अंदर में गैस जमा होते गया। एक ऐसा सर्टेन समय आया कि एयर और आपका एक मीथेन ने क्या बना लिया, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना लिया, और गैस एक्सप्लोजन गोड आउट पैनल के अंदर हुआ और उससे सारे स्टफिंग को तोड़ते हुए माइन के अंदर आया। तो जब माइन के अंदर उतना वेव आया, एक्सप्लोजन वेव का, उससे कोल्डेस्ट हवा में उठा और कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन हो गया 2010 में। कहां पे? ACCL में। वो माइन का नाम अभी हमारे दिमाग से निकल गया, हिल कुछ नाम है माइन का। ठीक है, तो पैनल में हवा जाने को भी आपको रोकना है। कहां से? थ्रू द सरफेस, एयर एंटरिंग इनटू पैनल। मतलब जो हम वेंटिलेशन कर रहे हैं वो ये बात नहीं बोल रहे भैया, ठीक है? अरे बोलेंगे पैनल में हवा नहीं भेजने के लिए बोल दिया है तो गड़बड़ा जाइएगा। एयर एंटरिंग इनटू पैनल फ्रॉम सरफेस, ऐसा कर दीजिएगा यहां पे, फ्रॉम सरफेस शुड बी सील्ड। ये हो गया। स्टोविंग करेंगे, कोल को नहीं छोड़ेंगे गोप में, ये तो बता ही दिया। तो हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट, स्टोविंग। जहां कहीं भी स्पॉन्टेनिटी की संभावना है तो वहां पर आप स्टोविंग प्रैक्टिकेबल है तो करना चाहिए, यही लिखना है। वेयर सीम्स लायबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इफ प्रैक्टिकेबल स्टोविंग में बी अडॉप्टेड। एक पॉइंट हो गया। कोल लेफ्ट इन द गोप शुड बी मिनिमम। कोयला गोप में कम से कम छूटे, ये हमको डिप्रिंग के समय पे ध्यान रखना है। यदि कोयला रहेगा तब नहीं स्पॉन्टेनिटी हुआ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कम से कम कोयला रहेगा तो संभावना कम हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, 4 टाइप के लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन बताए ना हम, डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन और स्ट्रिप डायगोनल ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसका वीडियो भेजे। तो आप जो भी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन आपको सुटेबल लगता है वो लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को यूज कीजिए, ताकि गोफ के रूफ का फॉल हो, केविंग हो। और स्पेशली केविंग आप यदि इस्तेमाल कर रहे हैं, केविंग मेथड से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच विचार के लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन सेलेक्ट करना है और उस लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को अडॉप्ट करना है, ताकि गोप में ओवरहैंग की संभावना ना रहे। ठीक है, एयर ब्लास्ट की वीडियो भेजा हूं 3, देखिएगा, उसमें सब है ये सब। उसके बाद एयर एंटरिंग इनटू पैनल फ्रॉम और सरफेस शुड बी सील्ड, क्रैक सब्सिडेंस शुड बी सील्ड बाय डोजरिंग। इतना लिख के इसमें कहानी खत्म। अनयूज्ड वर्किंग्स, आपका जो अनयूज्ड वर्किंग्स है, अनयूज्ड वर्किंग मतलब जो ओल्ड वर्किंग्स है जिसमें आपने डेवलपमेंट करके छोड़ दिया है, दैट वर्किंग शुड बी स्टोन डस्टेड, थिकली स्टोन डस्टेड, थारोली स्टोन डस्टेड, ये वर्ड आएगा। थारोली थिकली एक ही बात होता है। दैट वर्किंग शुड बी थारोली स्टोन डस्टेड एंड केप्ट सील्ड। ठीक है, उसको सील कर देना है, हवा नहीं जाएगा तो स्पॉन्टेनिटी नहीं होगा। फायर स्टॉपिंग्स, इसको कई नाम बोलते हैं, फायर स्टॉपिंग्स बोलेंगे, आइसोलेशन, आई लिख दिया मतलब आइसोलेशन, आइसोलेशन स्टॉपिंग्स बोलेंगे। ठीक है, इसी को फायर डैम्स बोलते हैं, फायर डैम्स, डैम्स मत बोलना, डैम्स बोल दिया तो गैस होता है। फायर स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग, फायर डैम्स, ये तीनों का एक ही मतलब है। ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग नहीं है भैया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग इनटेक और रिटर्न के बीच में बनाते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, बिफोर कमेंसिंग ऑफ डिप्लेरिंग, डिप्लेरिंग स्टार्ट करने के पहले फायर डैम्स आर फायर स्टॉपिंग्स आर आइसोलेशन स्टॉपिंग shall be built in all entrances to the panels except those entries which are required to be kept open for ventilation or haulages, but in that entrances preparatory stopping shall be built, and other building materials, bricks and other building material shall be kept readily available in underground, so that if necessary preparatory stopping can be completed timely. Okay,
कोल शुड नॉट बी स्टेक्ड अंडरग्राउंड, कोयला को अंडरग्राउंड में स्टेक नहीं करना है, जमा नहीं करना है। रिमूव कोल इसी में लिखना है, इसी में रिमूव कोल शुड बी fallen coal should be removed. Fallen coal should be removed where it is not practicable to remove the fallen coal. That fallen coal should be sealed. Idle day inspection and regular inspection shall be done for any fire risk in the deploying panel and other unused workings. Percentage of CO in every ventilating district. You have to take air samples from the return air for the percentage of CO once in every 7 days with the automatic CO detector approved by Chief Inspector of Mines. हर 7 दिन में एक बार हर डिप्लोइंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा में एयर सैंपल लेना है ताकि परसेंटेज ऑफ CO को आप जान सके। ठीक है, ग्राम से रेशो, और 30 दिन में एक बार पूरे एयर का कंप्लीटली एनालाइज करना है एंड कंप्लीटली एनालाइज वंस इन एवरी 30 days टू नो द ग्राम से रेशो दैट इज CO प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। कहीं पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब लिखा रहा है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी लिखा रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम लिखा रहा है, तीनों का एक ही मतलब होता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो जो CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन एब्जॉर्ब का आपको ग्राम से रेशो पता करना है, और यदि ये रेशो बढ़ता हुआ मिले तो आपको कहां हीटिंग हो रहा है, कहां स्पॉटिसिटिंग हो रहा है, उसका पता लगाना है और उसको डील करना है। इतना ही है। ये दोनों प्लानिंग कंसिडरेशन और स्टेप्स टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग, ये दोनों को मिला लीजिए तो आपका रेगुलेशन 137 में जो प्रिकॉशंस लिखे वो यही सब है। ठीक है, यदि जरूरत होगा तो हम उसको भी एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।